नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज आपको बताएंगे कि दिन भर आपके इर्द गिर्द क्या खबरें जो है वो मंडराने वाली है, किन किन खबरों पर आपको नजर बना के रहने वाला है, क्या कुछ होना है और क्या कुछ सुर्खियों में रहा है। कल से लेकर के, कल शाम से लेकर के आज तक में क्या डेवलपमेंट हुआ है, राजनीतिक गलियारों में किस तरह से राजनीति गरमाई हुई है और हमारी सुरक्षा एजेंसियां कहां कहां अपनी नजर जो है पैनी बनाई हुई है। इन सभी बातों पे आपको हम विस्तृत से जानकारी देंगे। लेकिन हम शुरू करते हैं आज मॉर्निंग की बुलेटिन की, और इन 15 मिनटों में आप जबरदस्त 15 खबरों को देखेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर में हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय में के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे आज, और सभा को भी संबोधित करेंगे। आज और 26 नवंबर को वर्चुअल आयोजित होने वाली 13वीं एशिया यूरोप बैठक जो है के शिखर सम्मेलन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ASEM 13 साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय के तहत ये जो कार्यक्रम है इस बार आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश स्थित जेवर के गौतम बुद्ध नगर के जेवर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने वाला है उसकी आधारशिला रखेंगे, और वहां जोर शोर से तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे डेवलपमेंट पे अपनी नजर बनाए हुए हैं, और कोशिश यही है कि इस जेवर एयरपोर्ट की जो आधारशिला रखी जा रही है उसका पूरा रोड मैप जो है आज शायद जनता के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर कजाकिस्तान की अध्यक्षता में वर्चुअल प्रारूप में नूर सुल्तान में आयोजित होने वाली SCO काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट की 20वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व्यापार सुविधा, इष्टतम संसाधन उपयोग और राजस्व सृजन के क्षेत्र में सीमा शुल्क की पहल की समीक्षा करने के लिए महाराष्ट्र के नावा शेवा की 1 दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू करने वाली हैं आज से। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल नई दिल्ली में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सामूहिक रसोई और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल नई दिल्ली में भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स संस्थान के भारतीय दिवाला पेशेवर संस्थान के 5वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जो है वो शिरकत करेंगे। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया दूसरे वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल विनिर्माण हब का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर इस दौरान रहेंगे, और इस दौरान वो झालाना डोंगरी के KVIC आउटलेट और जयपुर के सांगनेर स्थित कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान की समीक्षा भी करेंगे। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू नई दिल्ली स्थित जनपद पर डॉक्टर आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शाम को भारतीय संविधान पर एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नई दिल्ली में शाम को भारत में नए नदी शहरों के लिए अपनी तरह का पहल समर्पित प्लेटफॉर्म रिवर सिटीज अलायंस का लॉन्च करेंगे, और शहरी नदियों के सतत प्रबंधन हेतु सूचना, चर्चा व आदान प्रदान करने में ये कैसे काम आएगा इस पे विस्तृत जानकारी देंगे। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत सुबह आज तकरीबन 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पिंक लाइन पर दिल्ली मेट्रो की चालक रहित ट्रेन संचालन का उद्घाटन करेंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में कलवरी क्लास सबमरीन वेला की 4थी पनडुब्बी के कमीशनिंग समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे।
हिंदुत्व पर कथित टिप्पणी के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की विवादास्पद पुस्तक के प्रकाशन, प्रसार और बिक्री को रोकने के निर्देश की मांग करने वाली याचिका पर आज दिल्ली उच्च न्यायालय जो है वो सुनवाई करेगी। उद्यमिता पर केरल के सबसे बड़े सम्मेलन टाइकॉन केरल 2021 का 10वां संस्करण आज से 27 नवंबर तक कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। बिसनखेड़ी स्थित गोरा गांव शूटिंग रेंज भोपाल में 64वीं राष्ट्रीय 50 मीटर राइफल शूटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत होने जा रही है। FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 में ग्रुप बी की भारत और कनाडा टीम के बीच भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम में शाम 7 बजे जो है इसका मुकाबला होगा और कानपुर के ग्रीन पार्क में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट क्रिकेट मैच की शुरुआत जो है वो आज से हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस आज है, तो इसको लेकर के आप जरूर एक बार अपने अंदर चिंतन और मंथन कीजिएगा कि सिर्फ हम दिवस मनाते हैं या उसको लेकर संजीदा भी रहते हैं, कोई परिचर्चा भी करते हैं और इस बात का खासा ख्याल रखते हैं कि समाज की समन्वयता बनाए रखने के लिए ये जो रेसिज्म होता है, एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको हम कैसे काउंटर करें, कैसे खत्म करें। NIA जो है आपको बता दें कि कश्मीर में NIA अलग अलग जगहों पे तकरीबन 6 से 8 जगहों पे वो टेररिस्ट फंडिंग को लेकर के रेड डाली हुई है और ये जो मुहिम है वो लगातार चल रहा है कई समय से और इसको लेकर के अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक कामयाबी मिल रही है, क्योंकि फंडिंग जब रुक रही है तो टेररिज्म में कमी आ रही है। लेकिन इसके साथ ही जो पाकिस्तानी इंट्रूजन है वो गाहे बेगाहे जरूर नजर आ रहे हैं और पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम देखें तो PM मोदी जो है जेवर एयरपोर्ट का कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वो दिल्ली से हेलीकॉप्टर के लिए रवाना होंगे तकरीबन 11:30-12 बजे तक और फिर जेवर हेलीपैड पहुंचेंगे जहां पे PM का प्रोग्राम होगा। PM जो है वहां पे शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर जेवर हेलीपैड पर पहुंचेंगे और फिर जेवर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ये PM का आज का जेवर का जो विस्तृत कार्यक्रम है वो है। वैसे ही आज संघ के प्रमुख RSS प्रमुख मोहन भागवत जो है नोएडा के शिशु मंदिर में एक पुस्तक का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जहां वो सभा को संबोधित भी करेंगे और इसको लेकर के काफी अगर हम कहें तो लोगों में उत्साह भी है और इंतजार भी है कि आखिर इस पुस्तक जिसका वो विमोचन करने जा रहे हैं, जो कि कुछ अहम मुद्दों पे लिखा गया है, जिसका जो आपको शाम के बुलेटिन में हम जरूर उसकी विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन इसको देखिए आप और समझने की कोशिश कीजिए कि अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। आज संघ प्रमुख और इस देश के प्रधानमंत्री दोनों ही नोएडा में हैं। एक जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, तो एक जो है वो बुक लॉन्च कर रहे हैं और दोनों अपने अपने लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली एयर क्वालिटी को अगर लेकर हम बात करें तो तकरीबन आज का जो है वो फिर थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। क्वालिटी का जो है पैमाना जो है वो 330 ओवरऑल जो है वो किया गया है। वेरी पुअर कैटेगरी में ये आता है। अगर हम SAFAR इंडिया की माने तो TRF कमांडर मेहरान यासीन जो है, जो 3 रामबाग में जो 3 टेररिस्ट मारे गए थे श्रीनगर के, उसमें मारे जाने वाला TRF जो कि लश्कर ए तैयबा का एक हैंडलर है जो इंडिया से ऑपरेट करता है, उसका जो कमांडर है मेहरान यासीन, वो मारा गया है। मेहरान यासीन के साथ जो है 2 स्ट्रीट वेंडर्स और एक जो पुलिस वाला है वो भी श्रीनगर में जो है वो उसके साथ इन्वॉल्व था इस पूरी प्लानिंग को लेकर के, उसको सपोर्ट दे रहा था। बट will this end the threat of the target killing? According to the sources, the threat remain as there is a strong OGW ओवरऑल ग्राउंड जो वर्कर्स होते हैं ये बहुत बड़े थ्रेट होते हैं, क्योंकि इनको हम पहचान नहीं पाते हैं, इनको हम जान नहीं पाते हैं। ये हमारे सामने हमारे दोस्त बन के रहते हैं और कहीं ना कहीं ये अंदरूनी तरीके से जो आतंकवादी होते हैं, चाहे वो सीमा पार के हों चाहे वो ग्राउंड में हो, उनको कुछ हद तक
कुछ हद तक ही नहीं कही, बहुत हद तक उनको अपना सहयोग और समर्थन देते रहते हैं, उनको इनपुट्स देते रहते हैं। ये जो हाइब्रिड मिलिटेंट्स होते हैं वो बहुत हमारे लिए एक चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि एक तो उनको पॉइंट आउट करना है और पॉइंट आउट करने से ज़्यादा वो लोकल होते हैं, तो उनको एलिमिनेट करना है। इस एलिमिनेशन में क्या होता है कि लोकल जो भावना है वो भड़क जाती हैं, जो सुरक्षा बलों के अगेंस्ट जाता है। तो इन सभी को सामंजस्य बनाते हुए ये करना है। आपको बता दें कि अभी तक 144 मिलिटेंट जो हैं वो मारे जा चुके हैं और 2 सिविलियन जो हैं इस क्रॉस फायरिंग में मारे गए हैं। ये बात त्रिपुरा में अगर कहें तो त्रिपुरा में वोट 222 सीटों के लिए वोटिंग जो है शुरू हो चुका है। रिजल्ट जो है वो 28 नवंबर को आएगा। वोटिंग इलेक्शन जो है वो अगरतला के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, त्रिपुरा के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए चल रहा है। आपने देखा होगा कि इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान बड़ी ही हिंसा और आगजनी की जो वारदातें हैं वो मेरे आती रही हैं। और आज हमने आपको बता दिया है कि दिल्ली में जो ड्राइवर के बिना जो मेट्रो ट्रेन का जो है उद्घाटन होने वाला है। और इसके साथ ही हम बता दें कि न्यूजीलैंड का मैच भी शुरू हो चुका है। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जो है आज पब्लिक रैली को गुरियानी जौनपुर में जो है वो संबोधित करेंगे और फिर कुछ ना कुछ आग जरूर उगलेंगे। केजरीवाल जो है वो टोक्यो ओलंपिक्स मेडलिस्ट एंड पार्टिसिपेंट्स जो दिल्ली के रहे हैं उनको आज वो फैसिलिटेट करेंगे ऑडिटोरियम में, जो है सेक्रेटेरिएट के ऑडिटोरियम में। ये सारी जो कुछ खबरें हैं जो, और इन सब के बीच चाइना जो है वो गुस्सा हो चुका है और उसको बहुत गुस्सा आ रहा है कि US ने जो एक मीटिंग रखी है, यूनाइटेड स्टेट ने डेमोक्रेसी को लेकर के, उसमें ताइवान को तो इनवाइट किया है उन 110 देशों में, लेकिन चाइना को नहीं इनविटेशन दिया गया है, टर्की को भी इनविटेशन नहीं दिया है। टर्की भी लिस्ट से गायब है और रशिया भी को भी इनविटेशन नहीं दिया गया है। महाराष्ट्र में सेंट्रल रेलवे जो है वो अनाउंस करी है कि रिवर्ट प्लेटफॉर्म टिकट प्राइस फ्रॉम रुपीज, जो 50 रुपये हो गया था जो प्लेटफॉर्म टिकट, उसको 10 रुपये तक लाने के लिए जो है वो अनाउंसमेंट हो रहा है। और थाने, कल्याण और पनवेल स्टेशन को कोविड रिस्ट्रिक्शन के साथ जो थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई है। 24 घंटे में गौतम गंभीर को दूसरी बार जो है जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मौत की धमकी मिलने पर गौतम गंभीर ने यह आरोप लगाया था कि ISIS कश्मीर से उन्हें जान मारने की धमकी मिल रही है। गंभीर जो है, जब दिल्ली पुलिस में उन्होंने ये शिकायत दर्ज करवाई तो रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और एहतियात के तौर पर उनके घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। DCP सेंट्रल जो है श्वेता चौहान का कहना है कि गौतम गंभीर के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गौतम गंभीर ने बीती रात ये शिकायत दर्ज करवाई थी। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने एक नया आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मजबूत मुख्यमंत्रियों को कांग्रेस जो है वो निशाना बनाती है और अगला निशाना जो है अशोक गहलोत होंगे। और देखिए क्या कुछ बोला है ना पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी के रजिस्ट्रेशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए प्रचार करें और वह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। एक निजी चैनल को दिए गए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस का अगला निशाना होंगे, क्योंकि ये जो कांग्रेस पार्टी है मजबूत मुख्यमंत्रियों को पसंद नहीं करती है, वो उनको टारगेट करती है। दुनिया भर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। इसको लेकर के मोदी सरकार जो है वो चिंता में आ चुकी है। 13 राज्यों को चिट्ठी लिखी जा चुकी है और कई देशों में कोरोना वायरस के मामले में वृद्धि का हवाला देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब सहित 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर साप्ताहिक जांच दर में कमी आने तथा कुछ
जिलों में संक्रमण दर की वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। नागालैंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और लद्दाख को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शादियों के मौसम में त्योहारों और छुट्टियों के कारण हाल में यात्रा में वृद्धि देखते हुए उच्च जांच दर को बनाए रखने पे जोर दिया है। अब क्या है कि सिंगल डोज वैक्सीन से कोरोना के खिलाफ जंग की जो है वो तैयारी शुरू कर दी गई है। दिसंबर तक होगी स्पुतनिक लाइट की लॉन्चिंग। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत को इस साल के अंत तक स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के रूप में एक और बड़ा हथियार मिलने वाला जा रहा है। बुधवार को रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ किरिल दिमित्र ने बताया कि दिसंबर तक भारत में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी। स्पुतनिक लाइट एक सिंगल डोज वैक्सीन है। स्पुतनिक लाइट में भी वही कंपोनेंट हैं जो कि स्पुतनिक वी में है। स्पुतनिक वी को भारत और अन्य जगहों पर इमरजेंसी उपयोग के लिए अधिकृत किया गया है। लाइट टीके की कई देशों की में मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन भारतीय विशेषज्ञ इस बात का पता लगाने में जुटे हुए हैं कि क्या भारतीय पर यह वैक्सीन जो है अच्छी तरह से काम करेगा या नहीं। अब ममता बनर्जी की बात करते हैं। दिल्ली में विपक्ष पर निशाना साधने के बाद अब जो ममता बनर्जी हैं, हमारी दीदी जो हैं, वो महाराष्ट्र के लिए निकल चुकी हैं और वो सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलकर नई रणनीति तैयार करेंगे आने वाले इलेक्शन को लेकर के। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी लगातार विपक्ष को एकजुट करने में जुटी हुई हैं। नई दिल्ली में कुछ नेताओं और टीएमसी के सदस्यों के साथ मिलने के बाद ममता बनर्जी अब महाराष्ट्र का रुख करने जा रही हैं। ममता बनर्जी 30 नवंबर को मुंबई जाएंगी। मुंबई यात्रा के दौरान वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से मिलेंगी। और ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा है कि मैं महाराष्ट्र के मंत्री और मुलाकात करूंगी। ममता बनर्जी ने पत्रकारों के लिए कहा है कि उनकी यात्रा 30 नवंबर को है। 30 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वो महाराष्ट्र में रहेंगी। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर ममता बनर्जी ने कहा कि अगर अखिलेश यादव को हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम उनकी मदद को तैयार हैं। ये ममता बनर्जी का कहना है। और ममता बनर्जी साथ ही प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद भी उन्होंने बड़ा ही अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि भले हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारी अलग अलग विचारधारा की वजह से राज्य सफर करे, राज्य का विकास सफर करे। इसलिए हमें जो आपदाओं के लिए पैसे आवंटित किए थे वो दिए जाएं। साथ ही उन्होंने बीएसएफ पे कहा कि हम पैरामिलिट्री फोर्स के अगेंस्ट में नहीं हैं, लेकिन दायरा बढ़ाने से जो स्टेट पुलिसिंग है उसके साथ उनका जो टशन और रो जो है बढ़ जाता है और ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इन बातों को वो प्रधानमंत्री के सामने कल की मुलाकात में रख चुकी हैं। और देखिए, यूपी चुनाव से पहले अखिलेश की बेटी भाजपा की हुई, बसपा की वंदना ने भी थामा कमल का हाथ और ये दोनों जो भाजपा में भगवा रंग में रंगने को गई हैं ये दोनों महिलाएं, इससे बसपा और कांग्रेस दोनों को बेहद झटका लगा है। आपको बता दें कि अदिति सिंह जो कि रायबरेली सीट से कांग्रेस की तरफ से मौजूदा विधायक है, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। वो कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह की बेटी है। अखिलेश सिंह भी हालांकि एक बार बागी हुए थे, लेकिन आपको बता दें कि जब अदिति सिंह ने 2017 में रायबरेली में अपनी जीत दर्ज की थी, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का परचम लहराया था। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने अपनी परचम लहराई थी। लेकिन अब वो कांग्रेस की अवहेलना के बाद उन्होंने विचारों के एक डिफरेंसेस के बाद उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। अदिति सिंह की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि मैंने 5 साल तक योगी और मोदी की कार्यशैली को देखा और कांग्रेस की रणनीति को भी देखा, तब मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं भविष्य के लिए, राज्य और देश दोनों के लिए ये जो भाजपा है वही फ्रूटफुल है। और मैं जनता की सेवा करने के लिए राजनीति के मैदान में कूदी हूं और अगर उस ध्येय से मैं कूदी हूं तो कहीं ना कहीं बीजेपी उस पैमाने पे, उस फ्रेम में फिट बैठती है, ये उनका कहना है।
और आपको बता दें कि गौतम अडानी जो हैं अब मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे रईस जो है वो व्यक्ति बन गए हैं। अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी अब एशिया के सबसे दौलतमंद अरबपति बन गए हैं। गौतम अडानी ने पहली बार ये सफलता हासिल की है। दिलचस्प बात यह है कि गौतम अडानी ने भारत के ही मुकेश अंबानी को पछाड़कर ये उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें कि लंबे समय से मुकेश अंबानी शीर्ष अरबपति में अपनी जगह बनाए हुए थे। जम्मू कश्मीर साथ रखना है तो ऐसी धमकी वाली भाषा जो है वो महबूबा मुफ्ती क्यों इस्तेमाल कर रही हैं, ये भी गौर करने वाली बात है। अगर जम्मू कश्मीर को अपने साथ रखना है तो 370, 35A और कश्मीर का मसला हल करने के लिए जो है वो साथ आना पड़ेगा। डंडे बंदूक लाश को दबाने से के बलबूते पे कश्मीर साथ नहीं रखा जाता है। केंद्र सरकार को ये धमकी दी है महबूबा मुफ्ती। उनका कहना है कि हम गोडसे से के हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेंगे, हमें नेहरू का हिंदुस्तान चाहिए। ये भाषा देश के, और समझिए कि ये कैसी भाषा बोल रही हैं। पहली नजर तो यह बिल्कुल धमकी लगती है। अब सवाल क्या है, क्या महबूबा इस तरह की भाषा का जो प्रयोग कर रही हैं, क्या वो जानबूझकर कर रही हैं, ये बौखलाहट है या एक रणनीति है? जम्मू कश्मीर से जब से 370 खत्म हुआ है, पीडीपी की सुप्रीमो में और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टियां जो हैं वो लगातार 370 हटाने की मांग कर रही हैं और उनको ऐसा डर लगता है कि उनकी सियासी दुकान जो है बंद हो सकती है, जिसमें वो आतंकवाद का पौधा जो है रोपा करते थे। लेकिन आतंकवाद अब ऑपरेशन ऑल आउट के तहत मोदी गवर्नमेंट ने ये ठान लिया है कि उसको खत्म किया जाएगा। और ऐसे में इस तरह की धमकियां जो हैं मोदी सरकार के लिए आए दिन चल रही हैं। महबूबा मुफ्ती जो हैं वो सुरक्षा बलों पे भी सवाल खड़े कर रही हैं। खैर, महबूबा मुफ्ती के लिए ये कोई नई बात नहीं है। महबूबा मुफ्ती इस तरह की धमकियां, इस तरह के बयान जो हैं वो देती रहती हैं और हम उनको सुनते रहते हैं। लेकिन आम जनता से अगर जाके आप कश्मीर में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आतंकवाद के इस खात्मे से उनके दिल को सुकून जरूर मिल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका बच्चा जो है अब महफूज है, वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, खून खराबा वाले रास्ते पे नहीं जाएगा। और महाराष्ट्र के आर्यन केस आरोपों की जो गुत्थी है वो उलझती जा रही है। ड्रग्स का कनेक्शन जो है अंडरवर्ल्ड, फिरौती और किडनैपिंग तक पहुंच चुका है। वानखड़े की भी मुश्किलें जो हैं इसमें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। टिकरी बॉर्डर पे किसानों की भीड़ जो है बढ़ने लगी है और 26 और 27 को एक बार फिर से प्रदर्शन होगा। ममता बनर्जी कानून को वापस, ये तो खबर हम आपको बता चुके हैं। तो ये सारी जो है, और इन सब के बीच में हिमाचल से एक बीजेपी के लिए झटका देने वाली खबर है, क्योंकि हिमाचल की हार पे जो है वो पार्टी और राज्य के बीच में, केंद्रीय पार्टी और राज्य वाली पार्टी के बीच में रार जो है वो बढ़ गया है। और हिमाचल में सरकार से लेकर संगठन तक के बदलाव की तैयारी कर रही है बीजेपी। नमस्कार, खबरों के साथ आप भी बने रहिएगा। दिन भर इस खबरों को जानकर उसकी डिटेल तफ्तीश के लिए आप अपने पसंद की खबरों का पीछा करते रहिएगा और ये सुर्खियां देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा हर दिन इसी समय। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक इन खबरों को पहुंचाइएगा। ये कुछ 20 मिनट में आपको जो 20 खबरें हम पहुंचाते हैं ये बेहद अहम होते हैं, जिनमें इंफॉर्मेशन पूरी होती है कम समय में। आपके लिए फ़ायदेमंद है। अखबारों को पढ़ना नहीं है, बस एक YouTube पे जाके क्लिक दबाया और काम करते करते सारे खबरों का डब्बा जो है वो पिटारा खोल दिया और सुन लिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।